तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लासेस में फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले तो अभिक्रिया बताई थी, फिर मैंने कुछ टॉपिक्स बताए थे कि इन पर टिप्पणी लिखने को आती है 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक। जल्दी से उन टॉपिक को स्टार्ट करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए पहला टॉपिक हमारा आ जाता है फ्रेंड्स मोलरता। इसे इंग्लिश में मोलरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? कोई बिलियन है, 1 लीटर बिलियन है, और उसमें उपस्थित मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता करते हैं। यानी देखिए 1 लीटर हमारा कोई 1 लीटर क्या है? सॉल्यूशन है। उसमें जितने मोल होंगे, 1 लीटर बिलियन में जितने मोल हैं, वही क्या कहलाती है? उस बिलियन की मोलरता। मोलरता कहलाती है फ्रेंड्स। और इसका फॉर्मूला देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मोलरता बराबर विलय में मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। ये मोलरता का फॉर्मूला है। और बाकी यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। और इसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मोललता। मोललता है, वहाँ पे लीटर था, यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं और लिख देंगे मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और उसका देखो मात्रक क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या किस में आती है? मोल में। तो मोल प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। बस आगे बढ़ते हैं। उसके जी आगे, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिलियन की नॉर्मलता बराबर विलय यानी बिलियन में जो विलय पदार्थ की सांद्रता है प्रति लीटर बटे विलय का तुल्यांकी भार। और इसे सॉल्व करके और लिख सकते हैं विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब आगे अगले टॉपिक पर इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, बेसिकली कोई धातु की छड़ ले ली। अब उसी धातु के, जैसे हमने मान लो जिंक ले ली, और तो जिंक धातु के लवड़ के विलयन में उसे डुबो देंगे और उस छड़ पे क्या होता है? आवेश उत्पन्न आ जाता है। और जब उस छड़ पे आवेश आ जाता है तो उस छड़ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे ही हमारी जिंक की छड़ है, ये जिंक सल्फेट है, ZnSO4 का विलयन, इसमें डुबोई तो इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। इस पर प्लस का या माइनस का उत्पन्न आवेश आ गया, तो यही क्या बन गया? हमारा इलेक्ट्रोड बन गया। धनावेशित इलेक्ट्रोड को एनोड और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड। इलेक्ट्रोड विभव के ऊपर हम आ जाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। कोई धातु की छड़ है, अब जैसे वही पहले इलेक्ट्रोड के बारे में, फिर इलेक्ट्रोड विभव पे जाएंगे। कोई धातु की छड़ है, उस जैसे जिंक ले ली, तो हमने जिंक को उसी जिंक के लवड़ के सल्फेट के विलयन में, उसी के विलयन में यानी जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया, तो उस धातु की छड़ पे क्या हो जाता है? धनावेशित आएगा या ऋणावेशित आ जाएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। और उतना ही, यानी धातु की छड़ पर प्लस का आवेश आया तो विलयन में माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यदि छड़ पर माइनस आवेश आया तो विलयन में प्लस आवेश हो जाता है। और जिसके कारण अब प्लस या माइनस आवेश आ जाता है, इसके कारण क्या होता है? धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो लिखा ना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, और उतना ही विपरीत आवेश विलयन पर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल है कि कॉपर की छड़ ले ली, उसे कॉपर सल्फेट के विलयन डुबोया, कॉपर की छड़ पर धनावेश आ जाता है, जिसके कारण छड़ और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव।
और यह युक्ति क्या कहलाती है? अर्धशैल कहलाती है। जैसे देखो, ये हमने एक जाल ले लिया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, मान लो कॉपर का डाल दिया। अब कॉपर की छड़ है तो कॉपर का इसमें हम विलयन लेंगे। किसका विलयन लेंगे? कॉपर का ही विलयन लेंगे, CuSO4। ठीक है। इससे क्या होगा? इसमें छड़ पर कॉपर प्लस का आवेश आ जाएगा, इसमें माइनस का आवेश आ जाएगा। ये युक्ति हमारी क्या कहलाती है? अर्धशैल कहलाती है। इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इलेक्ट्रोड पढ़ लिया, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है फ्रेंड्स? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। तो उस पर क्या होता है? उसे कांच की नली में रख देते हैं, और ये वाले प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है, इस पर पीटी ब्लैक की परत चढ़ी होती है। फिर हम क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रोड को हमने जो जिस जार में रखा है, नली में रखा है, उसमें क्या कर रहे हैं? एक मोलर सांद्रता, मानी 1 मोलर सांद्रता है HCl का विलयन भर देते हैं उसमें। ठीक है। और फिर क्या करते हैं? नली जो है, जिस नली में हमने ये रखा है इलेक्ट्रोड को, उस नली में एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो उससे क्या होता है? कुछ हाइड्रोजन तो पीटी ब्लैक की जो परत है उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाती है, यानी सोख लेता है वो, और जो हाइड्रोजन बच जाती है वो HCl विलयन में विलय हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन तथा HCl विलयन में H आयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या होता है? एक ये जार ले लेते हैं हम इस तरीके से। जार में एक हमने ये इलेक्ट्रोड रखा, इलेक्ट्रोड रखने के बाद हम इसमें क्या कर देते हैं? इस पर ये प्लेटिनम पीटी ब्लैक की परत चढ़ी हुई है। ठीक, परत चढ़ी हुई है इसमें। परत चढ़े होने के बाद इसमें क्या होता है? एक सांद्रता वाला विलयन भर देते हैं। एक सांद्रता का, 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन भर देते हैं। अब ये नली में हमने बताया था, नली के अंदर रखते हैं, नली के अंदर रखते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं? एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है? कुछ हाइड्रोजन गैस जो होती है हमारी, कुछ हाइड्रोजन गैस तो इस पर एकत्रित हो जाती है, और जो शेष जो बच जाती है हमारी हाइड्रोजन गैस, वो किस में? HCl में विलय हो जाती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसके मदद से हम क्या करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं बाकी कि इसमें प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड होता है जो कांच की नली में रखा जाता है। इस इलेक्ट्रोड पर पीटी ब्लैक की परत चढ़ी होती है। इस इलेक्ट्रोड 1 मोलर सांद्रता HCl विलयन में रखा जाता है। कांच की नली वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कुछ हाइड्रोजन क्या हो जाती है? प्लेटिनम पीटी की सतह पर इकट्ठी हो जाती है, और शेष हाइड्रोजन विलयन विलय हो जाती है। ठीक है, यही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब की बात सेल की बात कर लेते हैं। विद्युत अपवर्तनीय सेल क्या होते हैं? सेल हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये सब आप जानते हैं। सेल के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे विद्युत अपवर्तनीय सेल कहते हैं। यानी जिस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत अपवर्तनीय सेल कहते हैं। विद्युत अपवर्तन के बारे में भी लिख रहा है, या आप पढ़ लेना। विद्युत अपवर्तन नॉर्मल सी क्रिया है। हम यहाँ पे क्योंकि विद्युत अपवर्तनीय सेल की बात कर रहे हैं। विद्युत अपवर्तनीय सेल में क्या होता है? विद्युत अपवर्तनीय सेल में विद्युत अपघटय के विलयन का विद्युत अपवर्तन किया जाता है। इस सेल में एक पात्र में हम क्या लेते हैं? विद्युत अपघटय का विलयन ले लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? सेल में धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत अपघटय के आयन जो होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करने लगते हैं। पहले आप थ्योरी समझ लीजिए, फिर चित्र के आराम से समझा जाएगा। ठीक है, अभिगमन करते हैं। धनायन जो होते हैं कैथोड की ओर जाते हैं, और ऋणायन एनोड की ओर जाते हैं, और अपना आवेश इन इलेक्ट्रोड पर त्याग देते हैं। अब चित्र के हिसाब से समझ लेते हैं। हमने एक जार ले लिया, जैसे हमारा एक जार है। ठीक,
प्लस वाला हमारा एनोड है, माइनस वाला हमारा कैथोड है। ठीक है, इसमें ये बिलियन भरा हुआ है हमारा। जिंक Zn Cl2 वैद्युत अपघटन विलयन है। तो यहाँ से ये वाले माइनस से जो है हमारा ये कैथोड, इस कैथोड से क्या हो रहा है, जल में से जा रहा है विलयन में से, कॉपर आयन जा रहे हैं एनोड पर, और एनोड से क्या हो रहा है, जिंक आयन जा रहे हैं कैथोड की ओर। यही हमारा क्या बन जाता है, विद्युत अर्पण सेल के अंदर की क्रिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्शन के द्वारा दर्शाया गया है। अब कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। वह सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करते हैं, रासायनिक सेल कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, डेनियल सेल, ये इसकी थ्योरी दे रखी है। इस सेल का निर्माण जो होती है गैल्वानी एंड वाल्टा ने किया था। सेल को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। डेनियल सेल में दो पात्र होते हैं, है ना। उसमें क्या करते हैं हम, कॉपर सल्फेट का शांत विलयन भरते हैं एक पात्र, और दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ और जिंक सल्फेट जिंक की छड़ रख देते हैं। दोनों पात्रों का संबंध पोटेशियम सल्फेट से भरी हुई यू आकार की नली से करते हैं, जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। और इस सेल में जिंक जो होता है इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, और जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। यह अभिक्रिया दे रखी है। अब ये समझते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, ये दो पात्र लिए हमने, इस वाले पात्र में और इस वाले पात्र में। पहले पात्र में हमने जिंक रख दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड। पहले वाले पात्र में हमने ये जिंक रख दिया, जिंक का इलेक्ट्रोड। दूसरे में कॉपर का, जिंक क्या है माइनस, कॉपर क्या है प्लस। तो देखो इसका कनेक्शन हमने एक दूसरे से करा और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। फिर हमने इनमें विलयन भर रखा जिंक सल्फेट का, इसमें कॉपर सल्फेट का। फिर इन दोनों को हमने एक यू आकार की नली से हमने जोड़ दिया। उल्टी करके देखो तो यू दिखेगा। और इसमें हमने सल्फेट ब्रिज, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, लवण C2 K2SO4 का विलयन भर दिया। ये डेनियल सेल आता है, उसके अंदर किस तरीके से मतलब वो भर के करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ये पूरा आपको आराम से आपके समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर क्या क्या भरा होता है आप देख सकते हैं। डेनियल सेल के अंदर की ये संरचना है, इस तरीके से आपको सबसे सरल संरचना है ना, तो आप समझ में भी नहीं आएगी, बहुत सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी यानी रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। धातु वैद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, पहले हम यही समझ रहे हैं। तो हम उसमें क्या करा भाई, धातु और अधातु को उन्होंने उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखा गया है, और इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। वैद्युत रासायनिक, अब देखिए इसमें हम पढ़ सकते हैं, ये कंडीशन लिखी हुई है कि क्या क्या दे रखा है। इस श्रेणी में फ्लोरीन सबसे ऊपर दे रखा है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, लिथियम सबसे नीचे है। ये आप पॉइंट, ये रहे, मैंने कुछ ही तत्व लिखे हैं यहाँ पे, और लिख लेना आप, है ना, इसके अनुप्रयोग। अगला आ जाए कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे आपको लिखना है, इस पे ज़्यादा अंदर ना जाएं, ध्यान पर। कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक जो होते हैं, यानी विलय और विलायक होते हैं दोनों, इनका हम आकार के आधारों पर बात कर लेते हैं। वे विलयन जिनमें विलय के कण, विलय क्या होते हैं, जो विलयन में कम मात्रा होते हैं। विलय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में होता है। ठीक है, और तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। उन्हें हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हैं, वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है, और तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। उन्हें हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। ये परिभाषा। अगर 1 नंबर में आता है तो आप इतनी ढेर से लिख देना, 2-3 नंबर में आता है तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसे लिख देना।
इतने जो नीचे कोलॉइडी विषमांगी तंत्र वगैरह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेप्टीकरण क्या है? अब पेप्टीकरण एक विधि है फ्रेंड्स, पेप्टीकरण विधि है। पेप्टीकरण के द्वारा स्टार्च और जिलेटिन के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, यानी कोलाइड विलयन बनाने की विधि है। स्टार्च और जिलेटिन आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इसमें होता है क्या है, किसी पदार्थ के अपक्षेप को हम क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाया जाता है, यानी उसके साथ मिला देते हैं। तो वह पदार्थ क्या होता है, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया कहलाती है पेप्टीकरण। नॉर्मल सी विधि है कि किसी पदार्थ के अपक्षेप को वैद्युत अपघटन की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाते हैं तो वह पदार्थ कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। और इसमें जो वैद्युत अपघटन पदार्थ जो प्रयोग किया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण दे दिया है, एक यहाँ से उदाहरण नोट कर लो, सिंपल सा, सबसे सिंपल नॉर्मल उदाहरण है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, अपोहन वगैरह, वैद्युत अपोहन, यहाँ पे हमने एक ही चीज़ में रखा है अपोहन वैद्युत अपोहन, क्योंकि ये एक ही है। अपोहन में क्या हो जाता है, बिना इलेक्ट्रोड के होता है, और वैद्युत अपोहन इलेक्ट्रोड में करंट प्रवाहित कर देते हैं। अपोहन क्या है, इस विधि में अशुद्ध अपोहन द्वारा हम क्या करते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयनों को जंतु झिल्ली की थैली में भरकर पानी से भरे पात्र में लटका देते हैं। ठीक है, जिससे अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं और थैली में शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। बस अपोहन यही विधि है और कुछ है नहीं। यानी देखो आप देख रहे हैं ये पात्र आपको दिख रहा है, ये वाला पात्र देख रहे हैं, ये अपोहन की विधि का है। यानी इस तरह से एक पात्र ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, इसमें जंतु झिल्ली में हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर के जल से भरे पात्र में लटका देते हैं। देखो अशुद्ध सॉल, यानी सॉल को हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। और इसमें क्या होता है, ये जल ऊपर तक भर देते हैं, जल भरते जाते हैं यहाँ से, ये जल यहाँ से एक्स्ट्रा निकलता रहता है और ये अशुद्धि जो होती है बैठ जाती है नीचे, यहाँ गैंग के रूप में नीचे बैठ जाती है और इसमें शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। वैद्युत अपोहन में क्या होता है, अशुद्ध सॉल को जंतु झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका देते हैं, उस पात्र में थैली के दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है, कोलाइडी विलयन में अशुद्ध इलेक्ट्रोड जो होते हैं, अशुद्धियाँ जो होती है इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाती हैं और उसमें थैली में शेष कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। इसका ये वाला चित्र है फ्रेंड्स, ये इसमें इलेक्ट्रोड जो लग रहे हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी विलयन का ये गुण है। कोलाइडी विलयन में हम क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरणों को प्रभावित करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, किरणों का मार्ग दिखता है, यानी किरण किधर से किधर जा रही है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं और इससे बनने वाला शंकु टिंडल शंकु कहलाता है। और कोलाइडी विलयन में हम टिंडल प्रभाव को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसका चित्र है, इसमें एक कोलाइडी विलयन भर रहा है, ये क्या दिख रहा है, कोलाइडी विलयन है इसमें, ये सब यहाँ सब क्या, कोलाइडी विलयन। अब हमने क्या करा, ये आपका देख रहे हैं, इससे हमने प्रकाश डाला, ये हमने प्रकाश डाला, ये प्रकाश की किरण इस तरीके से इसमें से जा रही है, ये प्रकाश की किरण निकली है, ये हमारा सूक्ष्मदर्शी है। जब हम देख रहे हैं ना, तो हमें यहाँ से किरण जाती हुई दिख रही है, ये वाली हमें किरण क्या हो रही है, हमें यहाँ से एक सेकंड बस, हाँ अब देखिए, ये हमने सूक्ष्मदर्शी से जब इसमें देखा तो हमें इसमें ये किरण जाती हुई दिख रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या बनना है, एक शंकु बनना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु। क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु। आप ये देख लीजिए, ये इस तरह का चित्र आप बना देना, बहुत सिंपल चित्र है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आगे चलिए। ब्राउनी गति क्या होता है,
जब कोलाइडी विलयन को हम अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो अनियमित रूप से चारों ओर दिशाओं में गति करते हुए दिखाई देते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का तीव्र गति से सभी दिशाओं में गति करना क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। जैसे कि आपने उदाहरण देखा होगा कि किसी कमरे में जैसे अंधेरा होता है, एक छोटा मोटा छेद जैसे होता है, तो हमने देखा है धूप की रोशनी आ रही होती है, एक लाइट आ रही होती है सीधी, तो उसमें धूल के कण दिखते हैं। अब वो इधर उधर चारों तरफ आपको नाचते हुए दिखेंगे, एक दूसरे टकराते हुए दिखेंगे, और उनकी वो गति जो होती है वही ब्राउनी गति है। इसी प्रकार से कोलाइडी विलयन के अंदर कण जो होते हैं एक ऐसी इधर उधर चारों तरफ गति करते हैं, तो उनकी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति का सर्वप्रथम निरीक्षण रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में किया था। देखिए इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल इस तरीके से दर्शा दिया, नॉर्मल एक दर्शा दिया गया है कि एक ये कण यहाँ जा रहा है, एक ये कण यहाँ 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 इस तरीके से की गति कर रहा है। आप देख लीजिए कितने सिंपल सा, इस तरीके से, ये नहीं जैसे मैंने बनाया, आप किधर को भी आगे पीछे नीचे इस तरीके से बना सकते हैं। वैद्युत कण संचलन भी इनका गुण है। कोलाइडी कणों का हम क्या करते हैं, जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर आवेश रहता है, प्लस हो चाहे माइनस, और सभी कणों आवेश की प्रकृति समान होती है, एक जैसी होगी सब पे, ये प्लस या तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जब कोलाइडी विलयन को हम वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या होता है, कोलाइडी कण यानी प्लस के हैं तो माइनस की ओर ही तो भागेंगे, यानी कण विपरीत आवेश से इलेक्ट्रोड की गति करते हैं। इस घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक यू प्रकार की नली ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यू प्रकार की एक नली ले लेते हैं हम, जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है, देखिए एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये यू प्रकार की एक नली है, इस तरीके से इसमें हम विलयन भर देते हैं, एक तरफ एनोड लगा देते हैं, एनोड, और एक तरफ हम इसमें कैथोड लगा देते हैं। यहाँ हमने कैथोड लगा दिया, तो जो इसमें प्लस के होंगे वो तो जाएंगे किस पे, कैथोड की ओर, और जो माइनस के होंगे वो कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर। जैसे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से गति कर रहे हैं, और यहाँ पे एक पत्ती टाइप कुछ लगा हुआ है, इस पे जाके कण क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। ये क्या, वैद्युत कणों, वैद्युत कण संचलन है। यानी ये सब क्या जो आ रही हैं, इसका आपकी जैसे ब्राउनी गति हो गया, टिंडल प्रभाव हो गया, वैद्युत कण संचलन हो गया, ये सब क्या है, इनके गुण हैं। आप इसका चित्र ले सकते हैं और आसानी से इसे बना देना, बहुत सिंपल सा चित्र है। बस आगे बढ़ते हैं। स्कंदन क्या है, स्कंदन जो होता है आप समझिए, स्कंदन होता है क्या है, तो समझ लेते हैं। कोलाइडी विलयन में जो कणों पर समान विद्युत आवेश होता है ये तो पता है, फिर क्या होता है, इस आवेश को कम कर दिया जाए या नष्ट कर दें तो कोलाइडी कण क्या होंगे, संयुक्त हो जाएंगे, एक मतलब जुड़ने लगेंगे आपस में और उदासीन हो जाएंगे। तो जब मिलने लगेंगे, मतलब छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा कण बना लेंगे, थोड़ा साइज उनका पहले से तो बड़ा ही हो जाएगा, और वो जब भारी होने लगेंगे तो अंदर उसमें बैठ जाएंगे, यानी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और यह क्रिया इनका क्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। किसी कोलाइड विलयन का स्कंदन जो निम्नलिखित विधि द्वारा किया जा सकता है। उबाल कर दो, मक्खन को गर्म करने पर तेल व जल अलग हो जाता है, ठंडा करके दूध को ठंडा करने पर वसा उसके ऊपर जम जाती है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाडी सुलझे का नियम आता है। हाडी सुलझे का नियम कहता है कि भाई जो है, ये हाडी सुलझे का नियम क्या बताता है, ये स्कंदन से संबंधित है। तो इसका नियम बताता है कि किसी कोलाइड विलयन में वैद्युत कपटें मिलाने पर उसके स्कंदन से संबंधित है, यानी कोलाइडी विलयन में वैद्युत कपटें उसके स्कंदन से संबंधित है। नियम कहता है हाडी सुलझे का कि किसी कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होती है। यानी किसी कोलाइडी विलयन में जो हमने आयन मिलाए हैं, है ना, उनकी संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता, उस कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। हाडी सुलझे का नियम है।
ये आप यहाँ लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, ये उदाहरण लिख देंगे। गोल्ड नंबर स्वर संख्या क्या है? किसी रक्चिकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के 1 मिली बिलियन को 10 मिली गोल्ड सॉल्व में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोक देती है, स्वर संख्या कहलाती है। यानी 10 NaCl बिलियन का मिलीलीटर प्लस 10 ml गोल्ड सॉल्व, स्कंदन की क्रिया को रोकने के लिए द्रव स्नेही कोलाइड की mg में मात्रा। लिगेंड क्या होते हैं? किसी संकुल यौगिक में उपस्थित बेउदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सह संयोजी आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ल्यूकास परीक्षण क्या? ल्यूकास परीक्षण है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर बताता है। यानी अंतर बताने की सबसे सरल, या तो ये पूछ ले कि ल्यूकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए, या पूछे कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए, तो आप ल्यूकास परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। तो ये विभिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से विक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में ल्यूकास परीक्षण मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। इस प्रकार एल्कोहल सांद्रेसियल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड बनेगा। और जल, यहाँ पे हमने कुछ बातचीत बढ़ती है कि कमरे पे ताप पर तृतीय एल्क जो होता है धुंधलापन उत्पन्न करता है। कमरे के ताप पर तृतीय अल्कोहल 5 से 10 मिनट धुंधलापन उत्पन्न करता है, और कमरे के ताप पर प्राथमिक अल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करता है, इसलिए विलयन पारदर्शक होता है। पायस क्या होते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है कि बे कोलाइडी विलयन जिनके परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव हो, यानी विलय भी द्रव हो विलायक भी द्रव हो, वह क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। या पायस को इमल्सन भी बोलते हैं, या इमल्सन कहलाती है। यानी विलय भी जल हो, एक ये अलग मेथड है, यानी परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था बोल दिया, यानी विलय विलायक दोनों जल होते हैं, द्रव होते हैं ना, वे क्या लेते हैं? पायस। बे कोलाइडी विलयन जिनके परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव हो, वे पायस या इमल्सन कहलाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? देखिए समझ लीजिए, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, इसके ऊपर आ जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइडों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइडों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। यह क्या होता है? कार्बन धातु और यौगिक का उदाहरण है। यह कार्ब धात्विक यौगिक का उदाहरण है, यानी कार्बन धातु वगैरह को मिक्स करके कार्ब धात्विक बना दिया, यह कार्ब धात्विक यौगिक का उदाहरण है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इतना आप लिख देना, 1-2 नंबर में कभी पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, टिप्पणी करने को आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है आपका वाला। उसके बाद आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या? तो जिस तरीके से मैं बताऊं आप वैसे लिखना। तो इसमें क्या लिखना है, पहले एक बार वो पढ़ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव्योमिन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हो, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इतना आप तगड़ा लिखोगे कोई नहीं देखता और कोई जरूरत नहीं है आपने समीकरण लिखी और नॉर्मल आप इतना लिख देना। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड की क्रिया द्रव ब्रोमीन और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। और ये एक समीकरण लिख देना, CH3CONH2 + Br2 + 4KOH, CH3NH2 + K2CO3 + 2KBr + 2H2O। बस इतना आप लिख देंगे। 2 नंबर 1 नंबर जितने में भी आएगी पूरे नंबर में लेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। जाओ बस इतना लिख देना। अगले पे आ जाओ। विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण सम्मित या असम्मित
ईथर बनाने की विधि है, सममित या असममित ईथर बनाने की विधि है। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, किसी एल्कोक्साइड की क्रिया क्या है, एल्किल हैलाइड से करा देते हैं। किसी एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करा देते हैं और ईथर बन जाता है। यह क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण सम्मित या सम्मित ईथर बनाने की विधि है। इस विधि में हम किसी एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करा देते हैं तो ईथर बन जाते हैं। यह भी क्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाती है। R-ONA प्लस RX तीर करने से RO R-NaX, बस बन गया अपना, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। टॉलेन परीक्षण क्या है? टॉलेन परीक्षण के अंदर क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले एक परखनली लेते हैं, उसमें ताज़ा बना 1 ml सिल्वर नाइट्रेट विलयन ले लो। उसमें क्या करो, 1 से 2 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिला दो और उसे मिलाओ, अच्छे से हिला दो। फिर क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड के गहरे भूरे रंग का अपक्षेप प्राप्त हो जाएगा और इस अपक्षेप को अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में बूंद बूंद मिलाकर घोलें। बस ये क्या कहलाता है, टॉलेन परीक्षण कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, समझ लो, बस ये लिख देना। इतना ही सिंपल टॉपिक है। एक उसके बाद हमारा आया था कि बांट ऑफ गुणांक कैसे कहते हैं। किताबों में इतना लॉन्ग फॉन्ग मिल रहा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों के। 1 से 2 नंबर में आता, 1 नंबर में आता है सिर्फ 2-3 लाइन भी लिखोगे ना, 2 से 3 लाइन, तो आपका यूँ ही हो जाएगा। तो विलय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को बांट ऑफ गुणांक कहते हैं। पहली बात तो ये लिख दो, उसमें लिखना बांट ऑफ गुणांक, डैश लगाना, लिखना, ठीक है, सही से। फिर लिख देना विलय के प्रेक्षित मोल और सैद्धांतिक मोल के अनुपात को बांट ऑफ गुणांक कहते हैं। फिर अगली लाइन से लिखना अणु संख्या गुणों के सभी मान विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये क्या है, बांट ऑफ गुणांक हो गया। बस DDT क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत कम पता होता है। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथेन को सामान्यतः DDT कहा जाता है। यह क्या होता है, एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन रासायनिक यौगिक है। 1940 में इसे कीटनाशक रूप में विकसित किया गया था। बस इतनी सी बात आपको DDT के बारे में लिखना, बस। ये आपका DDT भी हो गया। उसके बाद हम और देखिए, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड फ्रेंड्स, कोई टॉपिक आपका छूट तो नहीं गया। हाँ, यहाँ पे आपकी जितने मैंने टॉपिक बताए थे सारे टॉपिक हो चुके हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा आपको, मैंने PDF अगर आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मुझे मैसेज करके बता दिए, पूरी PDF आपको आपके नंबर पर मिल जाएगी। वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ फ्रेंड, धन्यवाद।